हमारे रहीम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब कि वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके नेचर को नहीं चेंज करते। ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। एक हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जो हमारे पास एंजाइम आरएनए का बना हुआ है, वो है बेसिकली हमारे पास राइबोजाइम्स। ठीक है, वो हमारे पास किससे बने होते हैं? आरएनए से बेसिकली बने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद भी ख़त्म नहीं होते और ये जो प्रोडक्ट हमारा उसको भी चेंज नहीं करते। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं, हर एक सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं और जो एक्टिवेशन एनर्जी लगनी है उस रिएक्शन में उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की होती है और कुछ की होती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। अब इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। जैसे यूरिएज हमारे पास एक एंजाइम है जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक है, वो सिर्फ यूरिया पे ही एक्ट करता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा जो तकरीबन सिमिलर होंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है और एक एंजाइम को बहुत सारे कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज में टाइटली की जगह कोवलेंटली बॉन्डेड का भी वर्ड आ सकता है, मतलब एक ही है कि बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है, वो ईजिली अलग नहीं हो सकता और ये नॉन प्रोटीन का कॉम्पोनेंट है। जो कोफैक्टर्स होते हैं ना वो सारे के सारे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं लेकिन उनके नेचर में कुछ डिफरेंस होता है। देखो, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक। कोएंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या? टाइटली बाउंड है। अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो उनके ऐसा रीजन जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है वो हमारे पास है एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट बेसिकली रिएक्शन को कैरी आउट करती है। एक्टिव साइट की भी आगे हमारे पास ना बेसिक दो तरह की होती है। एक इसके ऊपर होती है बाइंडिंग साइट होती है और एक इसके ऊपर होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो होती है ना वो बाइंडिंग करवाती है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के आपस में। कैटालिटिक साइट जो है ना ये रिएक्शन को कैरी आउट करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमें पता लगा जो हाईली एफिशिएंट है। एक एंजाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस की स्पीड भी बढ़ा देता है और काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। और कुछ एंजाइम जो होते हैं ना वो रिवर्सेबल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन दोनों तरफ से वर्क कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी देखें ह्यूमन एंजाइम्स के लिए तो वो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्क करने के लिए 37 डिग्री है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो टेस्टीज़ हैं, मेल्स में जो टेस्टीज़ हैं वो किस में प्रेजेंट है? एक स्क्रोटम, एक बैग में प्रेजेंट है। अब वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से थोड़ा सा लो होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसके एंजाइम्स हैं वो बेसिकली एक्टिव होंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे। एंजाइम जो है ना वो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उन्हें हाई दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ख़राब क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह एंजाइम पीएच के लिए भी सेंसिटिव है। एक ऑप्टिमम पीएच है जिसमें एंजाइम वर्क करेंगे। जैसे आपको पता है कि जो स्टमक के एंजाइम है वो बेसिकली वर्क करेंगे एक एसिडिक पीएच में और जो हमारे पास इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो बेसिकली वर्क करेंगे एक बेसिक पीएच में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एंजाइम का। और क्योंकि जो अगर पीएच का क्या इफेक्ट होगा? पीएच जो है ना वो आयोनिक बॉन्ड्स जो है ना उनको डिस्टर्ब कर देगा और जो हमारे पास टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जाके ब्रेक कर देगा और उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को एंजाइम के ख़राब कर देगा। इसके अलावा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो एट द एंड बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। अगर हम लोग देखें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है और एंजाइम भी बहुत ज़्यादा तो रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग कहें कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ही एंजाइम है और फिर सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर एट द एंड जो है ना वो हमारे पास सैचुरेशन हो जाएगी, सारी एक्टिव साइट्स जो है ना वो कवर हो जाएंगी और मजीद रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा, सैचुरेशन तक ये चलता रह जाएगा। इनहिबिशन क्या होता है? एंजाइम्स हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो जाके एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव साइट के बिल्कुल सिमिलर होता है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं जो कहीं और आकर अटैच होते हैं, एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होते, क्योंकि इनके
जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव साइट से सेम नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एक एंजाइम जिसमें कोफैक्टर है, ये कैटालिटिक साइट है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट भी होगी, एपो एंजाइम और होल एंजाइम को मैं आपको भी समझाती हूँ, और ये बेसिकली उसके साथ को एंजाइम अटैच हो रहा है। एपो एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जिसका कोफैक्टर जो है ना, कोफैक्टर मतलब या फिर को एंजाइम मतलब कि जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर तो किसी एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव हुआ है और वो एंजाइम वर्क नहीं कर रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। अगर ऐसा एंजाइम जिसका सारा कुछ है, ठीक है, और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो होलो एंजाइम है, उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, प्रोटीन पार्ट भी है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अमाइलेज हमारे पास एक एंजाइम है जो किस पे जाके, इसका सबस्ट्रेट है स्टार्च, और ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। अच्छा, अब लाइपेज क्या करता है, अच्छा यहाँ पे अब आपने याद रखना है ये माल्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज में नहीं तोड़ता। ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, यहाँ तक ये नहीं तोड़ सकता, ठीक है। सेलिब्री अमाइलेज की बात हो रही है, ये जो हम डाइजेशन में जब पढ़ेंगे तो जो हमारे ऑरल कैविटी में प्रेजेंट है। अगर हम लोग लाइपेज की बात करें, लाइपेज लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देता है, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है जो उनके कंपोनेंट्स हैं। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड के अंदर। लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, उसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनमें उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। अगर हम मैकेनिज्म देखें कि एंजाइम जो है वो बेसिकली वर्क किस तरह से करता है, तो एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को बहुत स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है। अब हम इसके स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंडिंग है, जो सबस्ट्रेट है वो जाकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है और हमारे पास एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखो, ये जो हमारा बेसिकली सबस्ट्रेट है ना, ये जाकर एंजाइम के साथ बाइंड किया। एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं, कैटालिटिक साइट जो रिएक्शन करवाती है, बाइंडिंग साइट जो इसको बाइंड करती है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ से प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए और ये एंजाइम कह लो कि अनचेंज रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास फिर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी लो है, अब कैटालाइसिस होगी, जो वीक बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा, एंजाइम जो दोबारा चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का वैसा ओरिजिनल ही आ जाएगा। अब हमारे पास मॉडल्स होते हैं, दो बेसिक मॉडल्स हैं हमारे पास, लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा हमारा इंड्यूस फिट मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, एक्टिव साइट की अपनी फिक्स शेप होती है, वो बहुत हीट होती है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करती, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, इसके अंदर ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये आपस में आके कनेक्ट हुए और वैसे के वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स जो दो ऑब्टेन हो गए, लेकिन जो एक्टिव साइट थी उसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है, वहाँ पे ये मोर एक्सेप्टेड है, ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, थोड़ा बहुत सूटेबल लिहाज से वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है और फिर जो है ना वो एंड पे प्रोडक्ट्स दे देती है और एंजाइम वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाता है। एंजाइम वैसे का वैसा नहीं आता, इसकी एक्टिव साइट की जो शेप है वो कुछ हद तक चेंज हो चुकी होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल थी, यहाँ पे एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगल शेप है। अब हमने देखना कि एंजाइम के एक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। एंजाइम डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम की एफिशिएंसी को, उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से हमारे पास टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इनहिबिटर्स है। अब ये क्या करते हैं, रिएक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं, रिएक्शन को ऑल्टर भी कर सकते हैं, उसके रेट को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। जैसे ही हमारे पास एंजाइम जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो है हमारे पास 37। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम जो है ना वो बेस्ट वर्क करेगा। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ख़राब होने लग जाएगा। हम लोग इसको एक ग्राफ से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर फर्ज कर लो, ये किसी और स्पीशी का दिखा हुआ है, ह्यूमन का नहीं दिखा हुआ है। ह्यूमन का होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो यहाँ पर होता है क्योंकि ह्यूमन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। खैर, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे गड़ा तो हमारे पास यहाँ पे और 37 पे ह्यूमन का मैक्सिमम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन करने लग जाएगा और जो हमारा एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसका डीनेचर हो जाएगा, वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले रिड्यूस होगी। अगर फिर हम टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर मोशन, एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में कोलाइड करते जाएंगे, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स खराब हो जाएंगे और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा और हमारे पास एक बेल शेप ग्राफ आएगा। सबसे पहले इंक्रीज होता है, फिर वो पीक पे पहुंचता है। पीक क्या होती है उसकी 37 डिग्री और फिर उसके बाद वो स्टीप एक डिक्लाइन सा हमारे पास आने लग जाता है, ठीक है, स्टीप डिक्लाइन आने लग जाता है। अगर हम पीएच की बात करें, पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच होती है। अगर ऑप्टिमम पीएच से इधर उधर एंजाइम की पीएच चेंज होगी तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स देखें, जो पेप्सिन है वो स्टमक का एंजाइम है, इसमें जो पीएच है वो एसिडिक है, pH 2 है, और अमाइलेज जो है वो सेलिवरी
सलाइवा का एंजाइम है, उसकी जो पीएच है वो हमारे पास पीएच 7 है, न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास एक बेल शेप ग्राफ आता है। ग्राफ की जो शेप है आपने ज़रूर याद रखनी है। जब पीएच कोई भी चेंज होता है ना तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो ख़राब होते हैं और एंजाइम की शेप भी इससे ख़राब होती है। अब यहाँ पे आप देखो जो पेप्सिन है उसकी पीएच जो है ना वो एसिडिक है, सिलेवरी अमाइलेज की बेसिक है और पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो पीएच है हमारे पास वो बेसिक है। आपने इन सब एंजाइम की पीएच को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट होगा ना रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि कोलिगेन ज़्यादा होंगी और रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। अब सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की सारी एक्टिव साइट्स कवर हो चुकी हैं एंजाइम से और सबस्ट्रेट से, तो फिर हमारे पास और कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर सबस्ट्रेट हमारे पास कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत कम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन बहुत स्लो होगा। सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो एंजाइम ज़्यादा काम करेगा, अपनी Vmax पे काम करेगा। Vmax का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है और वो इससे ज़्यादा मज़ीद काम नहीं कर सकता। ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से होगा और फिर ये ग्राफ इस तरह सैचुरेटेड हो जाएगा अगर हमारे पास सबस्ट्रेट सारा का सारा एंजाइम के साथ कह लो एंजाइम की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं अगर वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं तो मज़ीद एंजाइम की एक्टिव साइट्स ही नहीं अवेलेबल, तो वो कैसे रिएक्शन करेगा। अब हमने देखा एंजाइम की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है। अगर हमारे पास एंजाइम ज़्यादा है तो रिएक्शन जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ही लिमिटेड है तो रिएक्शन का जो रेट है वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, एक लेवल पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। और इसका जो हमारे पास ग्राफ जो है ना वो स्टार्ट में लीनियर इंक्रीज़ होती है, मतलब कि आप ये देखो कि स्टार्ट में जो ग्राफ है ना वो ऐसे लीनियरली इंक्रीज़ होता है, फिर ऐसे आके वो एक लेवल पे हो जाता है एंजाइम की कंसंट्रेशन। और अगर तो हमारे पास फर्स्ट करो ये ग्राफ लीनियर तब तक रहेगा जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट है, जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट है तब तक ये लीनियर रहेगा। लेकिन अब समझो सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया या एंजाइम ख़त्म हो गया तो फिर ये रिएक्शन जो है ना वो इस तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा। अब इनहिबिटर्स के प्रेजेंट में क्या होगा ये समझना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो जाके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं जो कहीं और आ जाके अटैच होते हैं एंजाइम की ग्लोबुलर जो शेप है उसको ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्शन का रेट है और ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना उसने तो फ़ौरन ही हमारे एंजाइम को ख़राब कर देना और फिर वो मज़ीद फंक्शन नहीं करेगा। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़राब करता है। अगर इनहिबिशन नहीं है तो देखो एंजाइम पूरा ऐसे जा रहा है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम अपने सबस्ट्रेट की अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो, ठीक है। अब एंजाइम इनहिबिटर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जाके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। या तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं होने देते या एंजाइम के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, ये जाके सबस्ट्रेट के जैसी इनकी शक्ल होती है जाके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं, पूरे रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं और एंड पे रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं होता। जितनी एक्टिव साइट्स अवेलेबल होती है ना उनको जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ कर दें बहुत ज़्यादा तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। अब हमारी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो हमारे पास मेलोनेट जो है वो कम्पीट करता है सक्सीनेट के साथ। यहाँ पे मेलोनेट जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या इनहिबिटर है और सक्सीनेट जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है। और एंजाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे ना ये आपने बात याद रखनी है कि ये Vmax जो है ना वो अनचेंज रहती है, लेकिन Km जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज़ करती रहती है। पहले देखेंगे कि Vmax और जो हमारे पास Km है ये होता क्या है बेसिकली। Vmax जो है ना ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं Vmax, ठीक है, पूरे रिएक्शन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब और Km जो है ना ये हमारे पास एक मैकेलिस कांस्टेंट है। जब आप आगे आओगे बायोकेमिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं आपको बस थोड़ा सा इसका नॉलेज दे देती हूँ क्योंकि ये आपके यहाँ पर मेंशन है तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। अब वी मैक्सिमम, अब कोई भी जो रिएक्शन है ना जो एंजाइम से कैरी आउट हो रहा है, अब उसका जब मैक्सिमम रेट होगा ना, जो मैक्सिमम वो रिएक्शन मैक्सिमम रेट पे पहुंच सकता है ना, जितने भी अवेलेबल एंजाइम है, जब सारे के सारे एंजाइम जो है वो फुली सैचुरेट हो जाएं सबस्ट्रेट के साथ, तो उस कंडीशन को हम लोग वी मैक्सिमम बोलते हैं। जब वो रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाए, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे हमारी वी मैक्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा हायर होती जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैकेलिस कांस्टेंट है ये क्या होता है, मैकेलिस कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं जो हमारे पास तब हो रिएक्शन में जब हमारे पास रिएक्शन वी मैक्स के हाफ पे पहुंच जाए। यानी कि अगर देखो ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है ये वी मैक्स का ये पूरी वी मैक्स है, यहाँ पे हमारे पास वी मैक्स अगर अचीव हो रही है तो वी मैक्स का हाफ होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 1/2 वी मैक्स।
यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ना इस लेवल पर, वो हमारे पास होगी मिकेलिस कांस्टेंट। अब हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। Vmax, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Vmax जो है ना वो चेंज नहीं होती, वो अनचेंज रहती है, लेकिन जो Km होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। Km को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होगा, फिर ही हाँ अगर हमारे पास और ज़्यादा सबस्ट्रेट हमें चाहिए होगा, क्योंकि आधा सबस्ट्रेट जो है उसकी जगह पे कौन अटैच हो गया, उसकी जगह पे आकर एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो गया, तो हमें सबस्ट्रेट की अमाउंट जो है वो मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारे पास Km तक पहुँचेगा। या Km को हम लोग 1/2 Vmax भी कह सकते हैं और इसको आप Km भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऊपर इफेक्ट हो गया। अब हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे देख लेते हैं। एस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है ना वो जाकर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट के साथ। एलोस्टेरिक साइट जो है ना वो एक्टिव साइट नहीं होती, और ये एंजाइम की ना बेसिकली ये एलोस्टेरिक साइट कोई भी ऐसी साइट होती है जो एक्टिव साइट नहीं है। जैसे फर्ज करो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है और ये वाली जो जगह है ये है एक्टिव साइट, तो जो एलोस्टेरिक साइट है वो ये वाली कोई भी साइट हो सकती है। यहाँ पर आके इनहिबिटर अटैच करता है, वो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से क्या होता है और मज़ीद सबस्ट्रेट भी अटैच वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। और ये जो हमारे पास पूरी एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। हैवी मेटल्स जो है जैसे कि लेड है, मरकरी है, ये बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, ये रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, और ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमारे पास Vmax जो है वो कम हो जाती है, और लेकिन जो Km है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो अनचेंज रहता है। अब हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की इनहिबिशन की बात करते हैं। ऐसा इनहिबिटर जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ आके बाइंड करते हैं, यानी कि देखो सबस्ट्रेट भी अपनी जगह पर एक्टिव साइट पर लग गया, एंजाइम भी है, लेकिन अब ये आकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे आके बाइंड करता है और पूरे के पूरे रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है। अब इसमें क्या होता है, जो Vmax और Km दोनों के दोनों हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम भी, और हमारे पास जो Km है मिकेलिस कांस्टेंट वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। अगर हम लोग इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल इनहिबिशन वो होती है जब हमारे पास एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स परमानेंटली डैमेज हो गए हैं, और जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो परमानेंट डैमेज हो गया है, और जो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है इनहिबिटर, जैसे ये समझो ये हमारे पास एंजाइम है, इसके साथ इनहिबिटर यहाँ पे बॉन्डिंग से अटैच है, और ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, और वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब इससे क्या होगा, एंजाइम का जो अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब इससे एंजाइम जो है वो हमारे पास परमानेंटली डिसेबल हो गया था, और जैसे कि नर्व गैस साइरिन जिसको हम बोलते हैं, ये इनहिबिट कर देती है जाकर एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम को, ठीक है। एसिटाइल कोलिनस्टेरेज की इंपॉर्टेंस हमने कहाँ पढ़ी थी, ये हमारे पास एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को ख़त्म करने वाला एंजाइम है। एसिटाइल कोलिन क्या है हमारे पास, ये हमने देखा था प्री साइनेप्टिक नॉब, और ये हमारा है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते थे जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, यहाँ पे आके वो एक्ट करते थे, यहाँ पे रिसेप्टर पे आके ज्वाइन करते थे, वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन था। एसिटाइल कोलिनस्टेरेज जो एंजाइम है वो एक्चुअली में इस एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर को ख़त्म करता है। जब इसको ख़त्म नहीं कर पाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो पड़ा रहेगा, और वो बार बार से फॉल्स इम्पल्सेस बनाता जाएगा, यानी कि असल वो नर्व इम्पल्सेस नहीं है जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वो नर्व इम्पल्सेस बनाता जाएगा। ये हमारे पास नर्व गैस जो सेरीन है वो इस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग साइट जो है ना वो आके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है हमारा इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। इफेक्ट अगर हम Vmax पे देखें तो इसका कोई भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग Km की बात करें तो Km हमारे पास बढ़ जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर Km का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो Vmax है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो इफेक्ट है वो ओवरकम किया जाता है कैसे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसका इफेक्ट हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली जो पॉइंट्स लेने हैं वो ये है कि pH और टेम्परेचर जो है ना वो दोनों ऑप्टिमल होने चाहिए। एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्शन रेट तब होगा जब जाके अगर तो हमारे पास सैचुरेशन का पॉइंट आ गया तो ये मज़ीद रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। इनहिबिटर जो है वो स्लो डाउन भी कर सकता है और एंजाइम को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है बेसिकली वो इफेक्ट करते हैं Km को, लेकिन जो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो हमारे पास इफेक्ट करते हैं Vmax को। ये हम लोगों ने याद रखने के इनका किस चीज़ पे क्या इफेक्ट होता है, Km पे और Vmax पे इसका बेसिकली क्या इफेक्ट होता है। ये Km और Vmax आपको इतनी डिटेल में आपके सिलेबस
सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको बेसिक नॉलेज जो है वो आपको इसके पास होना चाहिए। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।